राजा वीर सिंह अपने भव्य सिंहासन पर आसीन हैं। उनके पास महारानी महामाया गरिमा के साथ बैठी हैं। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी अनुशासन पूर्वक खड़े हैं। मंत्री धर्मदास आगे बढ़कर आदर पूर्वक झुकता है। आज पूरे राज्य में अपार उल्लास और आनंद की लहर दौड़ रही है। हमारी इकलौती सुपुत्री राजकुमारी नयनतारा अब यौवन की दहलीज पर प्रवेश कर चुकी है। मैं हृदय से यह चाहता हूं कि आने वाले दिनों में उसके लिए ऐसा वर खोजा जाए जो केवल हमारे विशाल राज्य की बागडोर को संभालने में समर्थ न हो, बल्कि नयनतारा को जीवन भर सच्चा सुख और संतोष भी प्रदान कर सके। महाराज, नयनतारा का हृदय कितना निर्मल और निष्कलुष है। वो चाहती है कि वर केवल राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम के लिए भी उसका जीवन साथी बने। महाराज, मैं तो निवेदन करूंगा कि वर की खोज में जल्दबाजी ना की जाए। हमारे पड़ोसी राज्यों की नजरें हमारे इस विशाल और समृद्ध सिंहासन पर टिकी हुई हैं, और यदि अभी राजकुमारी के विवाह का ऐलान कर दिया गया तो संभव है कि कुछ चालाक राज्य इस अवसर का अनुचित लाभ उठाकर हमारे राज्य में अस्थिरता और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें। धर्मदास, तुम्हारी बात में निश्चय ही सार है, किंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में नयनतारा का जीवन सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसके सुख और सम्मान के आगे हमें किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। राजकुमारी नयनतारा महल की खिड़की से बागीचे की ओर निहार रही है। मंद समीर उसके लंबे केशों को हिला रही है। उसकी सखी गौरी पास बैठी है और उसे देख मुस्कुरा रही है। गौरी, कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं इस राजमहल की ऊंची और मजबूत दीवारों में कैद कोई पिंजरे का पंछी हूँ। बाहर की खुली हवा, फूलों की महक और आकाश की विशालता मुझे अपनी ओर खींचती है, परंतु ये सोने जड़ी हुई दीवारें मुझे रोक देती हैं, मुझे बांध लेती हैं। राजकुमारी, आप सचमुच चंद्रमा की भांति निर्मल और सुंदर हैं। जैसे आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल रोशनी से सबका मन प्रसन्न कर देता है, वैसे ही आपको देखकर हर किसी का हृदय आनंद से भर उठता है। विश्वास रखिए, आपकी किस्मत भी उसी चंद्रमा की तरह उज्जवल और आलोकित होगी। कौन जानता है, शायद भाग्य के लेख से ही कोई साहसी और पराक्रमी राजकुमार अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर विशेष रूप से आपके लिए यहाँ आ पहुँचने वाला हो। अचानक कहीं से मधुर स्वर सुनाई देता है। नयनतारा खिड़की से झांकती है तो देखती है कि बाग में पड़ोसी राज्य का राजकुमार अर्जुन बांसुरी बजा रहा है। वह राज दरबार में विशेष अतिथि बनकर आया है। ये कौन है गौरी? इसकी बांसुरी की मधुर और रहस्यमय ध्वनि तो मानो मेरे हृदय की हर जकड़ी हुई जंजीर को एक एक कर तोड़ रही है। ये वही राजकुमार अर्जुन है जो आपके पिताश्री महाराज के परम स्नेही और विश्वसनीय मित्र के सुपुत्र हैं। संभव है कि नियति ने स्वयं ही उन्हें इस राजमहल तक लाकर आपके समीप खड़ा कर दिया हो। नयनतारा के मुखमंडल पर पहली बार कोमल मुस्कान खिल उठती है। अर्जुन अकेला बांसुरी बजा रहा है। नयनतारा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। तभी बांसुरी के स्वर थम जाते हैं। क्या मेरी धुन ने राजकुमारी के कदम रोक लिए? तुम्हारी धुन ने तो जैसे मेरे मन की गहराइयों को छू लिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने आज पहली बार अनुभव किया हो कि स्वयं हवा भी गुनगुना सकती है, स्वयं आकाश भी संगीत बिखेर सकता है। शायद हवा के पास भी एक हृदय होता है राजकुमारी, और वो हृदय भी तब धड़कने लगता है जब वो अपने जैसे किसी साथी को देख ले।
किसी ऐसे हम सफर को जिसकी उपस्थिति में उसकी गति थम जाए। दोनों की आंखों में नीरव संवाद होता है। पृष्ठभूमि में हल्का संगीत गूंजता है। अंधकारमय कक्ष में केवल मशाल की लौ झिलमिला रही है। धर्मदास अकेला बैठा राज्य के मानचित्र देख रहा है। महाराज तो अत्यंत कोमल हृदय के स्वामी हैं। यदि यह अर्जुन और नयनतारा का बंधन दृढ़ और अटूट हो गया तो मैं जीवन भर कभी भी इस सिंहासन पर अधिकार नहीं कर सकूंगा। मुझे ऐसी गहन और चालाक योजना बनानी होगी कि न केवल इन दोनों के बीच दूरी और अविश्वास उत्पन्न हो, बल्कि संपूर्ण राज्य ने भी संशय और विद्रोह का वातावरण फैल जाए। वह मेज से विष की शीशी उठाकर धीमे से मुस्कुराता है। पहला आघात अर्जुन पर ही करना होगा। सांझ का समय है। अस्त होते सूर्य की सुनहरी किरणें बाग में बिखरी हैं। पंछी चहचहा रहे हैं। नयनतारा और अर्जुन एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके बीच मौन है, किंतु आंखों में अनकही बातें झलक रही हैं। राजकुमारी नयनतारा, मैं भली भांति जानता हूं कि हमारा ये संबंध केवल राज्य की सीमाओं तक बंधा हुआ है, किंतु क्या हृदय की कोई सीमा होती है? मेरा हृदय अब केवल और केवल आपके नाम की धड़कन को पहचानता है, उसी को सुनता है और उसी के साथ जीता है। अर्जुन, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को वो शांति, वो सुकून प्रदान करते हैं जो शायद मुझे जन्मों से ना मिला हो। परंतु ये पथ सरल नहीं है। हमारा मार्ग द्वेष, शत्रुताओं और राज दरबारी राजनीति से भरा हुआ है। चाहे रास्ते कांटों से भरे हो नयनतारा, चाहे कठिनाइयां और विपत्तियां हमारे मार्ग में बार बार आएं, परंतु यदि हम सत्य और प्रेम के साथ डटे रहें तो संसार की कोई भी शक्ति हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। नयनतारा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन का हाथ थाम लेती है। पृष्ठभूमि में मधुर संगीत धीरे से गूंजता है। रानी महामाया अपनी पुत्री नयनतारा को प्रसन्न देखकर मन ही मन खिल उठती हैं। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान है। नयनतारा अपने हृदय की बात माँ से छिपाती नहीं, वह अपने मन की गहराइयों को उन्हीं से साझा करती है। माँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है मानो मुझे मेरा सच्चा सपना मिल गया हो। राजकुमार अर्जुन जैसे मेरे जीवन पथ का सहचर बनने के लिए ही इस संसार में अवतरित हुआ हो। बेटी, एक माँ के हृदय को ये जानकर असीम शांति और संतोष मिलता है कि तू प्रसन्न है और अपने पथ पर दृढ़ है। परंतु ये भी स्मरण रख, ये मार्ग अत्यंत कठिन और कांटों से भरा हुआ है। मंत्री धर्मदास जैसे लोग कभी नहीं चाहते कि ऐसे स्वप्न वास्तविकता का रूप लें। वे सदा ही इन्हें कुचलने का प्रयास करते हैं। माँ, यदि मेरा यह प्रेम निर्मल और सच्चा है तो फिर कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी दुष्चाल हमें कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। उधर मंत्री धर्मदास अपने अंधेरे कक्ष में अकेला बैठा है। दीवारों पर टिमटिमाती मशाल की मंद ज्योति फैली हुई है। उसके सामने अर्जुन की एक छोटी प्रतिमा रखी है, जिसे वह घृणा और ईर्ष्या भरी दृष्टि से निहार रहा है। यह युवक, यह बाहरी राजकुमार यदि नयनतारा का मन जीत लेता है तो मेरे स्वप्न सदैव के लिए चूर चूर हो जाएंगे। यदि वह इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित हो गया तो राजगद्दी तक पहुंचने का मेरा मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए पहला आघात अर्जुन पर ही होगा। धीरे धीरे वह एक लोहे का संदूक खोलता है। भीतर से वह विष से भरी छोटी शीशी निकालता है और उसे अपने हाथों में पकड़कर कुटिल मुस्कान बिखेरता है।
मैं ऐसा घोर षड्यंत्र रचूंगा कि ना केवल महाराज स्वयं उस पर संदेह करने लगेंगे, बल्कि नयनतारा का विश्वास और स्नेह भी उससे पूरी तरह टूट जाएगा। इसी बीच राजकुमार अर्जुन अपने कक्ष में बैठा तलवार को स्वच्छ कर रहा है। तभी धर्मदास का एक विश्वासी सिपाही चुपके से भीतर आता है और गुप्त रूप से कक्ष के कोने में रखी मेज पर कुछ रख जाता है। जब अर्जुन पीछे पलटकर देखता है तो उसकी दृष्टि उसी छोटी शीशी पर टिक जाती है। वह विस्मित रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यह यहाँ कैसे आई। ये शीशी, मैंने तो यहाँ कभी कुछ नहीं रखा, ना ही इसे देखा, ना ही इसे छुआ। अब असली खेल आरंभ होता है। दूसरे दिन भव्य दरबार में महाराज वीर सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हैं। महारानी महामाया और सभी दरबारी वहां उपस्थित हैं। मंत्री धर्मदास आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में सबके सामने एक गंभीर घोषणा करता है। महाराज, मुझे अत्यंत दुख और पीड़ा के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारे इस राजमहल की दीवारों के भीतर विश्वासघात छुपाकर रखा गया है, और वह विश्वासघाती कोई और नहीं बल्कि वही बाहरी राजकुमार है जिस पर आपने आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया है, राजकुमार अर्जुन। क्या अनर्थक और अनुचित वचन कह डाले तुमने धर्मदास? ऐसी नीच और असंगत बात सोचने का साहस तुम में आया ही कैसे? महाराज, प्रमाण स्वयं अपनी भाषा बोलते हैं। मैंने स्वयं अर्जुन के कक्ष में विष से भरी हुई एक शीशी देखी है, वही शीशी जिसका प्रयोग हमारे शत्रु राज्य प्रायः करते आए हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। राजकुमारी नयनतारा का मुखमंडल भय और उलझन से भर जाता है। अर्जुन साहस के साथ आगे बढ़ता है और अपनी निष्ठा जताने का प्रयास करता है। ये सब सरासर असत्य है। मैंने ना कभी विष देखा है, ना ही उसका स्पर्श किया है। ये आरोप मेरे विरुद्ध रची गई एक गहरी साजिश है। यदि यह षड्यंत्र नहीं है तो फिर वह घातक विष आपके निजी कक्ष तक पहुंचा ही कैसे? दरबार में चारों ओर धीमी धीमी सरगोशियां होने लगती हैं। महाराज वीर सिंह का हृदय क्रोध और संदेह के बीच डगमगाने लगता है। नयनतारा की आंखें आंसुओं से भर उठती हैं। महाराज वीर सिंह भारी क्रोध से सिंहासन पर बैठ जाते हैं। धर्मदास के चेहरे पर उसकी कुटिल योजना सफल होने का संतोष और घमंड झलकता है। अर्जुन छाती पर हाथ रखकर सत्य का आग्रह करता हुआ खड़ा है। नयनतारा कांपते हुए कदमों से ये सब देख रही है। अर्जुन, तुम हमारे राजमहल में आए। हमने तुम्हें अतिथि समझकर सम्मान दिया, आदर पूर्वक स्थान प्रदान किया। हमने तुम पर विश्वास किया और उसी विश्वास के प्रतिदान में तुमने हमारे भरोसे को तोड़ने का दुस्साहस किया। विष अपने साथ लाकर तुम क्या करना चाहते थे? इसका क्या घृणित उद्देश्य था तुम्हारा? महाराज, ये आरोप मेरे हृदय पर ऐसे लगा है जैसे किसी ने मेरी आत्मा को तलवार से घायल कर दिया हो। मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने कभी विष नहीं देखा। ये सब असत्य है। किसी कुटिल व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध ये जाल बिछाया है। महाराज, शत्रु सदैव ऐसे ही निर्दोष और मासूम बनकर सामने आते हैं। बाहर से पवित्र और विनम्र प्रतीत होते हैं, किंतु भीतर से वे विषैले सर्प होते हैं। मैंने अपनी ही आंखों से उस शीशी को देखा है। यदि आप चाहें तो पहरेदारों से भी इस तथ्य की पुष्टि करवा सकते हैं। महाराज के संकेत पर प्रहरी झुककर आदेश स्वीकार करते हैं। नयनतारा के आंसू अब अविरल बहने लगते हैं। अर्जुन, ये सब क्या है? स्पष्ट कहो, ये सब आरोप असत्य है ना? मुझे बताओ कि ये सब तुम्हारे शत्रुओं की कोई दुष्ट योजना है ना? नयनतारा,
तुम जानती हो मेरा हृदय कैसा है। तुम भली भांति जानती हो कि उसमें छल कपट का कोई स्थान नहीं। क्या तुम अपने ही हृदय की धड़कन पर विश्वास नहीं करोगी? यदि ये धड़कन झूठ बोल सकती है तो हाँ, मैं दोषी हूं। वह सिसकते हुए पीछे हट जाती है, जबकि धर्मदास भीतर ही भीतर अपनी सफलता पर प्रसन्न हो रहा है। अब बस एक भी शब्द और मत कहो अर्जुन। हम अपने राज्य और अपनी सुपुत्री की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, चाहे तुम अतिथि हो चाहे राजकुमार। किंतु तुम्हारे विरुद्ध लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे अवसर दीजिए, मुझे अपनी निष्कलंकता सिद्ध करने का अवसर दीजिए। ये सब एक षड्यंत्र है, किसी धूर्त मंत्री की कुटिल चाल है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे दगा करने वाला कह रहे हो? प्रमाण तो तुम्हारे अपने ही कक्ष में पाए गए हैं, फिर भी तुम दोष किसी और पर डालने का दुस्साहस कर रहे हो। यह तो स्पष्ट रूप से राजद्रोह है। मौन रहो। राजसभा में हमसे ऊंची आवाज में बात करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। सैनिकों, राजकुमार अर्जुन को तुरंत कारागार में डाल दो। जब तक संपूर्ण सत्य उजागर नहीं हो जाता, वह कारागार की दीवारों के भीतर ही रहेगा। सिपाही आगे बढ़ते हैं। अर्जुन असहाय होकर अपने दोनों हाथ फैलाता है और अंतिम बार नयनतारा की ओर निहारता है। नयनतारा, यदि तुम मेरे हृदय की सच्चाई पर विश्वास कर लो तो ये कैद मेरी हार नहीं होगी, बल्कि मेरे प्रेम की विजय का पहला कदम सिद्ध होगी। प्रहरी उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। नयनतारा भूमि पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नयनतारा अकेली बैठी है। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी हैं। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही है। उसकी सखी गौरी पास खड़ी है और चिंता से उसे देख रही है। गौरी, मेरा हृदय कह रहा है कि अर्जुन निर्दोष है, किंतु यदि वो वास्तव में निर्दोष है तो ये विष आया कहाँ से? और यदि दोषी वही है तो फिर मेरा मन क्यों उसे दोषी मानने से इनकार कर रहा है? राजकुमारी, हृदय की वाणी कभी असत्य नहीं होती, किंतु ये संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ असत्य को लोग बार बार दोहराकर सत्य का रूप दे देते हैं और सत्य को बार बार झुठलाकर असत्य घोषित कर देते हैं। इसीलिए आपको धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि आपका प्रेम वास्तव में निष्कलुष और सच्चा है तो आपको स्वयं ही आगे बढ़कर संपूर्ण सत्य को खोज निकालना होगा और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर सही निर्णय लेना होगा। हाँ गौरी, मैं सत्य की खोज अवश्य करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने पिता के निर्णय के प्रतिकूल ही क्यों ना जाना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मंत्री धर्मदास दर्पण के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान है। क्या खेल खेला मैंने। अर्जुन कैद में है, नयनतारा का दिल टूट चुका है। राजा अब मेरे हाथों की कठपुतली है। अब अगला कदम होगा पूरे राज्य पर मेरा अधिकार। कोई मेरा रास्ता रोक नहीं सकता। धर्मदास, अब तेरा वक्त आ गया है। अब तेरे सिंहासन पर बैठने का समय आ गया है। वो अपनी ही परछाई को घूरता है और फिर जोर से ठहाका लगाता है। भव्य राज दरबार में स्वर्ण स्तंभ चमक रहे हैं और चारों ओर मधुर प्रकाश फैला है। राजा वीर सिंह अपने विशाल सिंहासन पर आसीन हैं। उनके समीप रानी महामाया बैठी हैं। राजकुमारी नयनतारा अपनी मां के समीप विराजमान है। पूरा दरबार मौन है, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की शांति।
आज राज्य की गरिमा और प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाने के लिए नई नीतियां और व्यवस्थाएं निर्धारित की जाएंगी। हमारे पराक्रमी सैनिक दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, किंतु मंत्री जी, प्रजा की पीड़ा और उनकी फरियाद प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तुम ही बताओ, इस समस्या का यथोचित समाधान क्या हो सकता है? महाराज, आपकी कीर्ति और महिमा अक्षुण्ण बनी रहे, परंतु सत्य यही है कि प्रजा की पीड़ा और उनकी आर्त पुकार का मूल कारण आपके ही शत्रु हैं। वे षड्यंत्र रच रहे हैं, किसानों के खेत उजाड़ रहे हैं और राज्य की नींव को खोखला कर रहे हैं। मेरा विचार है कि राज्य पर और कर लगाया जाए, जिससे सेना को और भी बलशाली तथा सुदृढ़ बनाया जा सके। पिता महाराज, ये किस प्रकार का न्याय हुआ कि निर्दोष प्रजा पर बोझ डाला जा रहा है? प्रजा ही तो हमारी वास्तविक शक्ति है। यदि वही कमजोर हो जाएगी तो फिर सेना कहां से सशक्त और मजबूत होगी? नयनतारा ने सत्य कहा है। किसी भी राज्य की वास्तविक नींव उसकी प्रजा की प्रसन्नता, निष्ठा और विश्वास पर टिकी होती है, न कि केवल सेना की शक्ति और अस्त्र शस्त्र पर। यदि हमें शत्रु पर विजय पाना है तो उससे पहले अपनी प्रजा को दृढ़ और समर्पित बनाना होगा। महारानी जी, आपके वचन हृदय को स्पर्श कर गए हैं, परंतु ये संसार छल कपट से भरा हुआ है। आज जो प्रजा आप पर विश्वास कर रही है, कल को वही शत्रुओं के बहकावे में आकर विद्रोह भी कर सकती है। केवल सेना की शक्ति ही है जिसने सदैव राज्य को सुरक्षित रखा है। हाँ, तुम्हारी दोनों बातों में गंभीरता और भार है। इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। फिलहाल मैं प्रजा पर कोई नया कर लगाने का निर्णय नहीं करता हूं, किंतु मंत्री जी, आप चौकसी बनाए रखें। यदि शत्रु ने कोई भी कपटपूर्ण चाल चली तो उसे कड़ा और तुरंत उत्तर दिया जाएगा। मंत्री धर्मदास के चेहरे पर छिपा क्रोध और षड्यंत्र की छाया साफ झलक रही है। वो धीरे से झुककर प्रणाम करता है, मानो वफादारी का अभिनय कर रहा हो। अंधकारमय कारागार में दीवारों पर लगी मशालें टिमटिमा रही हैं। अर्जुन लोहे की जंजीरों से जकड़ा जमीन पर बैठा है। उसके चेहरे पर निराशा और असहायता साफ नजर आ रही है। तभी राजकुमारी नयनतारा धीरे धीरे किसी से छिपते हुए वहां पहुंचती है। उसकी आंखों में साहस और करुणा दोनों हैं। अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे साथ ये सब कुछ मेरी ही भूल के कारण हुआ। यदि मैंने समय रहते मंत्री धर्मदास की चाल और षड्यंत्र को पहचान लिया होता तो आज तुम काल कोठरी की अंधेरी दीवारों के पीछे कैद में न होते। राजकुमारी, तुम्हारी क्या भूल है? भूल तो उस छल कपट से भरे हुए मंत्री की है जिसने महाराज को मेरे विरुद्ध भड़काया और मेरे बारे में गलत धारणाएं उनके मन में भर दी। परंतु एक बात तुम मुझे अवश्य बताओ, क्या ये सच है कि महाराज ने बिना मेरा पक्ष सुने, बिना मेरी बात को समझे ही मुझे देशद्रोही मान लिया? हाँ अर्जुन, मंत्री धर्मदास ने ऐसा भयंकर खेल रचाया कि पिताजी जैसे विवेकशील राजा को भी धोखा हो गया। किंतु मेरे हृदय को इस बात का अटल विश्वास है कि तुम पूर्णतः निर्दोष हो। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा संबल है। बस तुमसे मैं एक वचन चाहता हूं नयनतारा, यदि भाग्य ने मुझे जीवित रहने का अवसर न दिया तो तुम अवश्य इस सत्य को संपूर्ण जग के सामने प्रकट करना और मेरे नाम को कलंकित न होने देना। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें बचाकर रहूंगी। मंत्री धर्मदास का असली चेहरा अवश्य ही प्रकट होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। अब धर्मदास एक विशाल नक्शे के सामने खड़ा है। उस नक्शे पर राज्य के कई हिस्से चिन्हित हैं। उसके पास 2 गुप्त सैनिक खड़े हैं जो उसकी हर आज्ञा के लिए तत्पर हैं। अब सब कुछ मेरे वश में आ चुका है। अर्जुन को कैद करा दिया गया, महाराज को अपने शब्द जाल में बांध लिया गया और राजकुमारी को विवश कर दिया गया कि वह मौन बनी रहे।
अब मेरा अगला कदम है संपूर्ण साम्राज्य पर मेरा अधिकार। परंतु माननीय मंत्री जी, यदि कभी ऐसा समय आ गया कि संपूर्ण सत्य सबके सम्मुख प्रकट हो गया और उन गुप्त बातों का उद्घाटन हो गया जिन्हें अब तक पर्दे में रखा गया था, तो उस स्थिति में क्या होगा और राजमहल तथा संपूर्ण राज्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चुप रहो, सत्य कभी उजागर नहीं हो पाएगा। मैंने हर मार्ग, हर द्वार को बंद कर दिया है। जो कोई भी मेरे रहस्य को जानने का प्रयास करेगा, उसका परिणाम केवल कारागार की अंधेरी कोठरी या फिर मृत्यु होगी। धर्मदास की कुटिल हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठती है और वातावरण भयावह हो जाता है। धीरे धीरे रोशनी मंद पड़ने लगती है। रानी महामाया अपने कक्ष में बैठी हैं। उनके चेहरे पर चिंता और दुख की गहरी रेखाएं हैं। उसी समय राजकुमारी नयनतारा शीघ्रता से अंदर प्रवेश करती है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। माताजी, मैं अब और मौन नहीं रह सकती। धर्मदास सबको छल कपट से धोखा दे रहा है। अर्जुन पूरी तरह निर्दोष है। मैं भी जानती हूँ बेटी, मेरे हृदय की गहराइयों में यही अनुभूति होती है। परंतु प्रश्न ये है कि बिना ठोस प्रमाण और साक्ष्य के मैं महाराज को कैसे समझाऊं? धर्मदास के पास इतनी शक्ति और प्रभाव है कि वो हर सत्य को असत्य और हर असत्य को सत्य में परिवर्तित कर देता है। तो फिर हमें पक्के प्रमाण और साक्ष्य ढूंढने होंगे माताजी। अर्जुन को निर्दोष सिद्ध करने और उसे कारागार से मुक्त कराने का यही एकमात्र मार्ग है। राजा वीर सिंह दरबार में सिंहासन पर बैठे हैं। पास ही धर्मदास खड़ा है और दरबारी मौन खड़े हैं। कारागार के प्रहरी जंजीरों से बंधे अर्जुन को दरबार में ले आते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है और हर दृष्टि अर्जुन पर टिक जाती है। अर्जुन, तुम्हारे ऊपर समस्त राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया गया है। क्या तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहोगे? महाराज, मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरा अपराध केवल इतना है कि मैंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस राज्य के प्रति अपनी निष्ठा निभाई और अपनी निष्ठा को अंतिम श्वास तक निभाने का संकल्प किया। वास्तविक विश्वासघाती तो वही है जो इस समय आपके समीप खड़ा है, मंत्री धर्मदास। दरबार में हलचल मच जाती है। सभी लोग हैरानी और विस्मय से एक दूसरे को देखने लगते हैं। धर्मदास अचानक चौंक उठता है, परंतु शीघ्र ही अपने चेहरे पर बनावटी सख्ती लाने का प्रयास करता है। महाराज, क्या आप देख रहे हैं? यह बंदी अब अंतिम प्रयास कर रहा है मुझे कलंकित करने का। ऐसे असत्य और घृणित आरोप लगाने वाले को तत्काल दंडित किया जाना चाहिए। ये आरोप निराधार और झूठा नहीं है। मैंने स्वयं अपने कानों से मंत्री धर्मदास को गुप्त षड्यंत्र रचते हुए सुना है। कुछ ही क्षणों में दरबार पर गहरा सन्नाटा छा जाता है। सभी की दृष्टि राजकुमारी पर टिक जाती है। महाराज वीरेंद्र सिंह विस्मित हो उठते हैं। धर्मदास का मुख पीला पड़ जाता है और उसके शरीर से जैसे सारा बल निकल जाता है। क्या ये सत्य है नयनतारा? तुम्हारे पास वास्तव में क्या प्रमाण है? हाँ पिताजी, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। आज मैं सब कुछ सामने लाऊंगी। नयनतारा, तुम कहना क्या चाहती हो? ध्यान रहे, ये राजसभा है। यहाँ उच्चारित प्रत्येक शब्द का अपना भार और परिणाम होता है। यदि तुम्हारे पास कोई ठोस सत्य है तो उसे समक्ष प्रस्तुत करो। पिताजी, ये व्यक्ति, यही धूर्त और विश्वासघाती मंत्री धर्मदास है जिसने षड्यंत्र रचकर अर्जुन को झूठे आरोप में कैद कराया है। यह कैसी निरर्थक बातें कर रहे हो तुम? राजकुमारी को एक साधारण कैदी सैनिक के प्रति हुए मोह ने अंधा कर दिया है
उसके सारे आरोप झूठ और छल से भरे पड़े हैं। धर्मदास, अपनी वाणी पर संयम रखो। तुम कैसे साहस कर सकते हो कि राजकुमारी की निष्ठा और पवित्र नियत पर संदेह करो? पिताजी, आपने कहा था कि यदि कोई ठोस प्रमाण हो तो प्रस्तुत करो। देखिए, राजकुमारी अपने हाथों से संकेत करती है। तत्क्षण 2 सैनिक एक भारी बोरी खींचकर दरबार में लाते हैं। जब वो बोरी खोली जाती है तो उसमें से गुप्त कागजात और स्वर्ण मुद्राएं बाहर आ गिरती हैं। यह देख पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। ये रहा, ये वे दस्तावेज हैं जिन पर धर्मदास ने स्वयं अपनी राजमुद्रा अंकित की है और जिनमें शत्रु राज्य के सैनिकों को गुप्त रूप से भेजने की तैयारी का उल्लेख है। ये खजाने की स्वर्ण मुद्राएं भी उसके ही कक्ष से प्राप्त हुई हैं। ये सब क्या है धर्मदास? क्या सचमुच ये सब सामान तुम्हारे ही कक्ष से प्राप्त हुआ है? जी, यह सब नयनतारा की षड्यंत्रकारी योजना है। अर्जुन ने ही मुझे फंसाने के लिए यह पूरा जाल बुना है। यह सत्य है। यदि मैं एक सैनिक हूं तो सैनिक की भांति सत्य बोलना ही मेरा परम कर्तव्य है। दरबार के समस्त लोग इस तथ्य के साक्षी हैं कि मैंने अनेक अवसरों पर राज की रक्षा के लिए अपने प्राणों को संकट में डाला। यदि ये गुप्त दस्तावेज तुम्हारे कक्ष से प्राप्त हुए हैं तो संदेह और आरोप तुम पर ही सिद्ध होते हैं। धर्मदास, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारे इस विश्वासघात की ऐसी दंड व्यवस्था होगी जिसे आने वाली पीढ़ियां भी स्मरण रखेंगी। सैनिकों, इसे तुरंत कारागार में डाल दो। सैनिक धर्मदास को पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए दरबार के बीच में ले आते हैं। धर्मदास ऊंची आवाज में चीखता चिल्लाता है, अपनी सफाई देने का प्रयत्न करता है, किंतु अब कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अर्जुन, आज ये सिद्ध हो गया है कि तुम निर्दोष थे। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी अटल भक्ति आज संपूर्ण सभा के समक्ष उजागर हो गई है। महाराज, मैं कितने समय से कह रही थी कि ये युवक सच्चा है और इसके हृदय में छल नहीं है। देख लीजिए, इसने नयनतारा के साथ मिलकर वो सत्य आपके समक्ष ला दिया है जिसे छिपाने की चेष्टा की जा रही थी। अर्जुन, आज तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है, क्योंकि तुम केवल एक साधारण सैनिक ही नहीं हो, बल्कि मेरे हृदय के सच्चे राजकुमार हो। राजकुमारी, मेरा संपूर्ण जीवन आपके चरणों में अर्पित है। यदि आप चाहें तो मैं अपने शेष जीवन के प्रत्येक क्षण को आपके रक्षक बनकर आपके साये में रहकर बिताऊंगा और कभी आपको अकेला अनुभव नहीं होने दूंगा। नहीं अर्जुन, अब तुम केवल एक रक्षक या सेनानी नहीं हो। आज से तुम हमारे घराने के सदस्य हो। आज से तुम हमारे दामाद हो। राजकुमारी नयनतारा का विवाह अब तुमसे होगा। सारे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और विजय के नारों से महल का वातावरण भर जाता है। कुछ ही दिनों बाद महल को दीपों और पुष्पों से भव्य रूप में सजाया जाता है। राजकुमारी नयनतारा और राजकुमार अर्जुन का विवाह बड़े हर्षोल्लास से संपन्न होता है। महारानी महामाया प्रसन्नचित होकर आशीर्वाद देती हैं। महाराज वीरेंद्र सिंह अपनी कन्या और दामाद को देखकर गर्व और संतोष से मुस्कुराते हैं। उसी समय सैनिक धर्मदास को काल कोठरी के अंधकारमय कारागार में डाल देते हैं, जहां उसका विश्वासघात सदा के लिए दफन हो जाता है। सत्य चाहे देर से ही सामने क्यों न आए, परंतु उसका उदय निश्चित होता है। असत्य और छल कभी स्थायी नहीं रह सकते। नयनतारा और अर्जुन की कथा सदा यही स्मरण कराएगी कि सच्चा प्रेम और अटूट निष्ठा ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये कहानी और इसका सबक पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन से हमें मजीद ऐसी कहानियाँ पेश करने की तरगीब मिलती है।